रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो और उनको पढ़ने के दौरान फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, चैप्टर 3 एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 का भाई। ओके, और इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म के बेस पे आप भाई फिर कितनी तरह के रिएक्शंस बांट सकते हो। ठीक है बात, ओके। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो भाई, जब आपने क्या पढ़ी थी थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले भी आपने कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं उनको आपने पढ़ा था, इजंट इट। भाई सिस्टम है, सराउंडिंग है, ताकि आपको, क्योंकि वो टर्म भाई थर्मो पढ़ते हो बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको वही टर्म नहीं पता, अगर आपको वही उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता, तो वो चीज़ आप समझ नहीं पाओगे, इजंट इट। तो सिमिलरली रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर भी भाई कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिनको सीखना पहले बहुत ज़रूरी है। ओके, तो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं। एक होता हमारे पास, पहली टर्म हमारे पास क्या बताओ भाई, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। देखो जब कोई रिएक्शन होती है तो आपको पता है एक से ज़्यादा बॉन्ड बनते या टूटते हैं। भाई एक से ज़्यादा बॉन्ड क्या होंगे, बनेंगे या टूटेंगे। ठीक है, और भाई आपको पता है वहाँ पर क्या होंगे, हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स, हमारे पास क्या है 2 रिएक्टेंट्स। अब एक रिएक्टेंट तो भाई, अब दोनों रिएक्टेंट बराबर रिएक्टिव तो होंगे नहीं। एक रिएक्टेंट क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव, एक रिएक्टेंट क्या होगा, कम रिएक्टिव। ठीक है, तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, चीज़ों को भाई सिंप्लीफाई करने के लिए जो ज़्यादा रिएक्टिव रिएक्टेंट होता है, मोर रिएक्टिव, उसको हम क्या बोल देते हैं, रिएजेंट। क्या बोलते हैं उसको, रिएजेंट। और जो हमारे पास लेस रिएक्टिव क्या होगा, रिएक्टेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। बात आपको पहले पड़ गई, अरे बोलो भाई। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट। एक यहाँ पर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी। मैं तो खैर पढ़ाना आपको वही फिजूल है, आपने पढ़ रखा है भाई कि जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करने ज़रूरी हैं ताकि हमको क्या मिले भाई, अरे भाई जितने मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं किसी रिएक्शन में, वो क्या होती है उसकी भाई, मॉलिक्यूलैरिटी। अरे जो आपके पास भाई केमिकल काइनेटिक्स में था भाई, केमिकल काइनेटिक्स में जो था उसको वही वो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी। ओके, ठीक है, अरे बोलो भाई। ठीक है, नंबर ऑफ कोलाइडिंग स्पीशीज इन्वॉल्व इन ए सिंगल स्टेप, किसी सिंगल स्टेप में जितनी कोलाइडिंग स्पीशीज उन्हें क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी। एक हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और एक क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो भाई, जो रिएजेंट और सबस्ट्रेट हैं उनको फिर आप बांट सकते हो इलेक्ट्रोफाइल्स में और न्यूक्लियोफाइल्स में। आमतौर पर मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट ही क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। ना भाई, रिएजेंट तो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। बोलो भाई, सबस्ट्रेट भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। अगर रिएजेंट क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, तो वो किस तरह के सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, बोलो भाई, न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर। भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी। और रिएजेंट कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है। आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक बकवास है कि भाई देखो, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर किसी को क्या रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि भाई कोई अगर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है तो उसे तो हम क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रोफाइल। भाई फाइल का मतलब क्या है, लविंग स्पीशीज, इजंट इट, जिसका भाई उसके प्रति क्या है, अफेक्शन है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा,
न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भाई, जो उसको उसके ऊपर अटैक करना प्रेफर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज। समझ गए बात। अब देखो एसिड बेस वाले कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना भाई। हमारे पास एक क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड आमतौर पे क्या करते हैं बच्चे, मानते हैं कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बोलो भाई। अब बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिच होते हैं, तो क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, तो उन्हें क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो बेस को आमतौर पर क्या मान देते हैं, न्यूक्लियोफाइल, और एसिड क्या मानते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन ध्यान रखियो ये बात लेविस एसिड और लेविस बेस पे नहीं लगती, सॉरी अरे ब्रॉन्स्टेड लोवरी एसिड और भाई ब्रॉन्स्टेड लोवरी बेस पे बात नहीं लगती। ये किसके लिए कोरिलेशन होता है, लेविस एसिड और लेविस बेस के लिए। जो जनरली क्या होता है, जो अच्छे लेविस बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, तो वो इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकते हैं। तो वो कहाँ अटैक करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे, ये आपको आया। और जो भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन जो लेविस एसिड होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। अरे लेविस एसिड क्या क्या करते, इलेक्ट्रॉन लिया करते क्या, बोलो भाई। तो ध्यान रखियो लेविस एसिड, तो अगर आप एसिड्स को कंपेयर, अगर आप एसिड्स की कोरिलेशन भी सेट कर रहे हो, समझे बात, तो आपने लेविस एसिड और लेविस बेस को सिर्फ ध्यान रखना है न्यूक्लियोफिलिसिटी और वही इलेक्ट्रोफिलिसिटी के लिए, नहीं समझे बात। अगर कोई बहुत अच्छा क्या है लेविस बेस, बोलो भाई, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन में उसको भाई कैसे काम करना मान लिया, ब्रॉन्स्टेड लोवरी बेस की तरह, और बहुत वीक बेस है, तो वीक क्या होगा वो, तो वही स्ट्रॉन्ग वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, लेकिन वीक क्या होगा, बेस। नहीं है आपको, अरे बोलो भाई। तो जनरली क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और स्ट्रॉन्गर बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। लेकिन हमेशा नहीं होता, समझो बात, थोड़ा इसको ध्यान रखियो। यहाँ क्या, और बताओ क्या हमारे पास, उसके बाद क्या है, लिविंग ग्रुप। क्या भाई, देखो जब सबस्ट्रेट का एक किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान सबस्ट्रेट का एक पार्ट उसे टूट के अलग हो जाता है, जब उसके ऊपर भाई रिएजेंट या रिएक्टेंट, सॉरी रिएजेंट उस पर अटैक करता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूँ, अगर हम ये कहें कि हमारे पास क्या, बताओ भाई, बताओ हमारे पास क्या, CH3 और CH3 और ये Cl है, तो ये Cl तो यहाँ से जाएगा और यहाँ कौन आ जाएगा, बताओ भाई, OH। भाई Cl यहाँ से टूट के चला गया और यहाँ पर कौन आ गया, OH आ गया। तो Cl तो गया है ना सबस्ट्रेट से, तो हम क्या बोलेंगे, बताओ क्या होता है हमारे पास, लिविंग ग्रुप। क्या होता है ये, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो सबस्ट्रेट का जो इसे टूट के अलग हो जाता है रिएजेंट का, उसके हम क्या बोलते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। देखो जब भाई कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एक तो हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, एक हमारे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। लेकिन जब आप रिएक्शन वेसल को किसी मोमेंट पे आप चेक करते हो, जब आप रिएक्शन वेसल को भाई, जब आप उसका कंटेंट, आप तो क्या मानोगे, अगर रिएक्टेंट और क्या है, प्रोडक्ट, बोलो भाई। तो हम तो क्या, हम जनरली क्या मानते हैं कि ए से क्या बनता, बताओ भाई, ए से क्या बनता, मान लिया पी होता है यहाँ पर क्या भाई, प्रोडक्ट। तो हम तो क्या माने भाई कि शुरुआत में क्या होना चाहिए वहाँ पर, सिर्फ रिएक्टेंट, बोलो भाई। और जब क्या अटेन हो जाए इक्विलिब्रियम, तब सिर्फ क्या होना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत रिएक्टेंट और थोड़ा और भी काफ़ी सारा प्रोडक्ट, अगर रिएक्शन काफ़ी एक्सटेंट तक हुई है तो। नहीं आपको, तो हम तो क्या मानेंगे, सिर्फ दो ही क्या होनी चाहिए, स्पीशीज़। लेकिन ये पाया गया है कि जब आप किसी रिएक्शन वेसल में रिएक्टेंट भी आपको पता है और फाइनल प्रोडक्ट भी आपको पता है, लेकिन अगर आप रिएक्शन वेसल को किसी मोमेंट पे एनालाइज करते हो तो आपको उसके अंदर वही और भी स्पीशीज देखने को मिलती हैं। समझे बात, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स। ये स्पीशीज ना तो क्या है, कैटालिस्ट ही है, ना ही क्या है, जो स्पीशीज ना रिएक्टेंट है, ना प्रोडक्ट है, ना कैटालिस्ट है, बोलो भाई, लेकिन तब भी रिएक्शन वेसल बैठी है किसी मोमेंट पे भाई। नहीं मैं तो आपको बोले पड़ी, और स्पेशली इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले की बात है ये। नहीं आपको आया, तो पक्की बात क्या है, इंटरमीडिएट मतलब
बोलो भाई, अरे बोलो भाई, इंटरमीडिएट ना इन कैसे हुए ना, इंटरमीडिएट बनता है ना ये खत्म होता है। भाई बनता भी और क्या ये खत्म भी होता है, समझे बात। लेकिन ये रिएक्टेंट नहीं होता और ना ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट बनेगा और क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भाई। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि ए से क्या बने पहले आई, और आई से क्या बन रहा है, यानी ए पी में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो रहा। ए पहले बताओ क्या बनाता है, आई इंटरमीडिएट, ठीक है बात। और ये फिर क्या होता है, इसमें कन्वर्ट होता है। और कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि भाई यहाँ पर आपका मानोगी कि हमेशा एक रिएक्शन में एक क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। कई बार रिएक्शन में एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट ही फॉर्म हो सकते हैं, उनको हम फिर क्या बोल देंगे, I1 I2 I3 एंड सो ऑन। नहीं आ गया आपको, अरे बोलो। अच्छा एक हमारे पास क्या होती हैं, और ध्यान रखियो भाई, इन इंटरमीडिएट्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं भाई, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के जरिए भी और केमिकल टेक्निक्स के जरिए भी, ठीक है ओके। लेकिन ध्यान रखियो, इंटरमीडिएट एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, एक एक्चुअल मॉलिक्यूल जिसको भाई आइसोलेट किया जा सकता है, समझे बात है। इंटरमीडिएट भी क्या होता है कि एक्चुअल मॉलिक्यूल जिसको आप आइसोलेट करके स्टडी कर सकते हो। और एक हमारे पास क्या होती है बताओ भाई, ट्रांजिशन स्टेट्स। क्या ट्रांजिशन स्टेट्स, सब आपको हो गए। ये ट्रांजिशन स्टेट्स क्या होती हैं, देखो भाई, कई बार क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है, सॉरी जो हमारे पास क्या है, अरे भाई कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट और हमारे पास तो क्या है भाई प्रोडक्ट, और आपको कोई इंटरमीडिएट नहीं मिला। आपके पास क्या, आपके पास क्या है भाई, रिएक्टेंट भी और क्या है, प्रोडक्ट भी है, लेकिन आप कोई इंटरमीडिएट हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन तब भी क्या होता है, जो रिएक्टेंट है उन्होंने फाइनल जो क्या बनता है प्रोडक्ट, उसमें कन्वर्ट होने से पहले हम हाइपोथेटिकली मानते हैं उसने ये चीज़ बनाई होगी, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट कोई एक्चुअल मॉलिक्यूल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ा याद हो तो SN2 मैकेनिज्म में तो क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, हमें नहीं बोलते यहाँ पर क्या हमारे पास H H H और यहाँ पर कौन है Cl, बोलो भाई। तो इस पे जब कॉन्टैक्ट करता है OH नेगेटिव, तो ये कुछ ऐसे है, तो हमको पता है ये ऐसे है ना भाई, ये कौन है H H H और यहाँ कौन है Cl, तो यहाँ से तो कौन आएगा OH। तो जब यहाँ से OH आएगा तो तीनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट क्या हो जाएंगे, अरे बोलो भाई। और हमको ये नहीं मिल जाएगा, अरे बोलो भाई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहाँ कौन है OH और यहाँ कौन है Cl। हम इसको बनाते बेशक है, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि ये Cl तो ऐसे टूट के अलग हो जाएगा, और जो ऐसे था ना ये ऐसे हो जाएगा, इजंट इट। अरे भाई फ्लिप हो जाएंगे, जो हाइड्रोजन इस साइड थे वो हाइड्रोजन कहाँ पहुँच जाएंगे, इस साइड। लेकिन क्योंकि ये कायरल नहीं है CH3Cl, तो यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, कोई एनैंशोमर नहीं बनेगा, ये सेम ही क्या बनेगा, आइसोमर। नहीं है क्या आपको भाई। तो इसको बताओ क्या बोलते हैं हम, तो ये, लेकिन आप कमाल की बात ये है, आप इस मॉलिक्यूल को आपने मैकेनिज्म समझने के लिए कि रिएक्शन किस पाथवे के थ्रू हुई है, ठीक है बात भाई, तो आपने ये मान तो लिया कि बना है, लेकिन एक्चुअल में इसका कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ का मतलब क्या भाई, आप इसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है, आप इसको एक्चुअल में इस स्पीशीज़ को भाई आइसोलेट नहीं कर सकते, आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्पीशीज़ को आइसोलेट नहीं कर सकते। तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इनको। नहीं आपको आया, अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात। अब होता क्या है, और मैं आपको बताऊँ एक खास बात हो भाई, इंटरमीडिएट्स में और ट्रांजिशन स्टेट में खास बात होती है, जब आप क्या बनाते हो, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम। तो ट्रांजिशन स्टेट कहाँ लाई करते हैं पता आपको, हमेशा मैक्सिमा पे, और इंटरमीडिएट्स और क्या वो हमेशा कहाँ लाई करते हैं, मिनिमा पे। कैसे भाई बताओ, अगर हम ये कहें कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, बोलो भाई तो ये क्या रिएक्टेंट, ये क्या प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्या है, ये आप कभी भी क्या नहीं बोल सकते, क्या ये इंटरमीडिएट, ये क्या भाई ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये वाला है पैटर्न, बोलो भाई, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, दो तो क्या है ये ट्रांजिशन स्टेट्स, और एक यहाँ पर क्या है इंटरमीडिएट। है आपको,
तो ध्यान रखियो भाई, ट्रांजिशन स्टेट्स और इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट हमेशा कहाँ लाई करता है, मिनिमा पे, और ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम में हमेशा कहाँ लाई करती है, मैक्सिमा पे। कोई ट्रांजिशन स्टेट दुनिया में रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम में पे कहाँ शो नहीं होती, मिनिमा पे। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के टाइप कितने होते हैं। अब पहले आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म क्या होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म, कोई रिएक्शन किस पाथवे के थ्रू हुई है, कोई रिएक्शन उसके भाई पूरे कंप्लीट होने का जो रूट है ना, कि उसने भाई क्या क्या स्पीशीज बनाई है, कि हमारे रिएक्टेंट ने फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले वो किस दौर से गुजरा है ना। ये तो थोड़ा हाँ भाई फिलोसफिकल से बात होगी, मैं तो आपको पहले पढ़ी भाई, वो मतलब वो किन किन चीज़ों में कन्वर्ट होगी, वहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर बदला वहाँ पर, समझो। तो उस पूरे पाथवे को समझना, उस पूरे रूट को समझना क्या कहलाता है, मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन। समझ गए बात? अब मैं आपको बताऊं भाई, रिएक्शन मैकेनिज्म प्राइमरली सिर्फ 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं भाई? आपको भाई वो तो बहुत सारे हैं, SN1 SN2, वो सभी नहीं क्या होते हैं, सब टाइप। वो सब इन्हीं क्या होती हैं, सब टाइप। चाहे आपका भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, चाहे आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, समझ की बात हो, आपका SN1 है, SN2 है, समझ की बात। वो सब मैकेनिज्म इन्हीं मैकेनिज्म की क्या होती हैं, सब टाइप कह लो, या आप कह सकते हो भाई वो सारे मैकेनिज्म इन्हीं 3 मैकेनिज्म। आप बल्कि आप सब टाइप भी नहीं बोल सकते और टाइप भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सारे मैकेनिज्म इन्हीं के थ्रू होंगे, इन्हीं मैकेनिज्म के थ्रू। ओके, तो 3 मैकेनिज्म कौन से होते हैं बताओ। एक हमारे पास तो क्या होता है, पोलर मैकेनिज्म। क्या होता है? पोलर मैकेनिज्म, पहला टाइप का मैकेनिज्म भाई। इसको बॉन्ड हेट्रोलिसिस मैकेनिज्म भी बोलते हैं, या इसको आयनिक मैकेनिज्म भी बोलते हैं भाई। क्या बोलो भाई? पोलर मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म और बॉन्ड हेट्रोलिसिस मैकेनिज्म। समझ गए बात? इसमें क्या होता है, और ध्यान रखियो ये एक एक स्टेप के लिए है। तो होता क्या भाई, होता ये है कि जब कोई हमारे पास कोई बॉन्ड होता है, मान लिया हमारे पास कोई बॉन्ड है AB, हमारे पास बॉन्ड क्या कोई बॉन्ड भाई AB, तो ये बॉन्ड 2 में टूट जाए, तो इसके नहीं जो क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या इसमें क्या भाई 2 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड हेट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि जब बॉन्ड टूटे ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बॉन्ड टूटते हैं या बनते, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक ही के पास चले जाएं, दोनों कहाँ थे भाई B के पास, नहीं है आपको, तो एक तो हमारे पास क्या बन जाएगा A पॉजिटिव, और एक हमारे पास क्या बन जाएगा B नेगेटिव, नहीं है आपको भाई। इसलिए क्या बोलते हैं इसको भाई आयनिक मैकेनिज्म, क्योंकि इससे भाई आयन बन सकती है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। या इसको भाई पोलर मैकेनिज्म बोल देते। मान लिया हमारे पास डबल बॉन्ड है A to B, बोलो भाई, और ये बॉन्ड टूट गया, दोनों कहाँ इसके ऊपर चले गए, तो क्या हो जाएगा A पॉजिटिव, क्या हो जाएगा B नेगेटिव, नहीं है आपको भाई। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बोलो भाई पोलर मैकेनिज्म या आयनिक मैकेनिज्म। तो इसमें बात क्या है भाई कि जब इसमें बॉन्ड टूटेगा ना, किसी रिएक्शन का जो बॉन्ड टूटेगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एक सिंगल जो नहीं है पार्टिसिपेटिंग एटम है, क्या हमारे पास है पार्टिसिपेटिंग एटम, दोनों कहाँ जाएंगे बताओ भाई, उसके पास जाएंगे, नहीं है आपको, बोलो भाई ठीक है। अच्छा एक आप मुझे दो भाई, ये तो क्या है, तो अब देखो यहाँ बताओ, यहाँ तो मेरे पास क्या है, अरे भाई ये एक क्या है 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 तो ये है, एक इसने शेयर कर रखा है, B के पास 6 क्या है वैले, अरे नॉन बॉन्ड एक शेयर कर रखा है, अभी 2 क्या है शेयरिंग वाले हैं, अभी दोनों कहाँ चले गए बताओ भाई B के, तो या तो क्या बन जाएगा A नेगेटिव और B पॉजिटिव, या बताओ क्या बन जाएगा A पॉजिटिव और B नेगेटिव। और ये सिंगल बॉन्ड था, क्या था ये, और ये डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड होता भाई, तो बॉन्ड टूटता नहीं, ये बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस भी होता, तो एक के पास पहुंचता ना, तो इसको आयनिक मैकेनिज्म बोलते, क्या बोलते इसको भाई पोलर मैकेनिज्म। लेकिन दोनों भाई एक ही चीज़ की नेगेटिव पॉजिटिव आना है, पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज के ऊपर क्या आना भाई नेगेटिव पॉजिटिव। तो ज़्यादा बेटर नाम क्या रहता बताओ भाई, बताओ बॉन्ड हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म,
कि उसमें दोनों वाली है क्या, बॉन्ड हेटेरोलिसिस मैकेनिज्म, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएंगे भाई एक सिंगल पार्टिसिपेटिंग एटम के ऊपर। नहीं है क्या आपको वही? अरे बोलो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो इसको आप, और ध्यान रखिए इसमें होता क्या है कि जब ये होता है, जब ये टूटता है ना, तो एक तो क्या बनती है न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज, क्या बनती है इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज। और इसका भाई बहुत कॉमन एग्जांपल आपने पढ़ा होगा SN1 मैकेनिज्म भाई, इजंट इट, जो CH3Cl है। CH3, अगर हमारे पास CH3Cl है और ये Cl यहाँ से टूट जाए, ये बॉन्ड हेटेरोलिसिस मैकेनिज्म, तो अब आपको पता पड़ा कि SN मैकेनिज्म को भी मैं किस कैटेगरी में डाल सकता हूँ? बोलो भाई, बॉन्ड हेटेरोलिसिस मैकेनिज्म में। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अब मैं आपको मैकेनिज्म तो वो थे SN1 SN2, हमें क्या बकवास पढ़ रहे हैं? अरे भाई है तो ये वही उसी टाइप का है। ये दोनों कहाँ चले बताओ भाई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले बताओ भाई Cl के पास। तो एक तो आपका क्या बन जाएगा बताओ भाई, कार्बो कैटायन, क्या कार्बो, और ये क्या बन जाएगा भाई बताओ Cl नेगेटिव, है ना। तो एक ये हो गया, क्या हो गया हमारे पास B हो गया। आसान है मुश्किल भाई? एग्जाम्पल आपको पहले पड़ गया। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर और भी दे रखा है, बताओ ये देखिए, देखो आप, अरे बोलो भाई, इजंट इट, बताओ क्या हुआ? अरे भाई यहाँ से देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बताओ कहाँ चले गए O के पास, ये दोनों कहाँ चले गए भाई O के पास चले गए। तो और इस OH नेगेटिव तो क्या निकाल लिया यहाँ से, एक प्रोटॉन निकाल लिया, उसका दोनों बॉन्ड कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। नहीं है आपको? यहाँ भी बताओ क्या है हमारे पास भाई, बॉन्ड का यहाँ पर क्या हुआ है हेटेरोलिसिस, इजंट इट। अच्छा एक बताओ हमारे पास क्या होता है, बताओ भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एक हमारे पास क्या बताओ भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अरे एक सेकंड, अरे एक समय बात यहाँ पर रही है। ओके पहले तो भाई आपको आपको आ गई है ये? अरे बोलो भाई, हाँ बताओ बताओ बस हमारे पास क्या है, रेडिकल मैकेनिज्म। ये क्या होता है हमारे पास? हमारे पास रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है, बॉन्ड होमोलिसिस। समझिए बात, इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई बॉन्ड होएगा ना, ठीक है, तो उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास ना जाएं। समझिए बात, दोनों तो कहां पर जाएंगे हमारे पास, तो मान A और B है हमारे पास, क्या A और B है, ठीक है। तो ये बताओ कहां जाएगा, इसके पास, और कहां जाएगा तो भाई इसके पास। तो A भी क्या बन गया, और तो B क्या बन गया हमारे पास, रेडिकल। A भी रेडिकल और भाई B भी रेडिकल, इजंट इट। ये बताओ क्या कहलाएगा हमारा, बोलो भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिकल मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल देखो, ये दोनों एक के पास चले गए, इजंट इट। अरे बोलो भाई, आप यहाँ पर देखो ये भी क्या होता है, इसी के जरिए होता है CH4 और Cl2। यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ क्या होगा, ये Cl2 तो क्या करेगा पहले बताओ भाई, क्या इसका यहाँ पर भाई डिसोसिएशन नहीं हुआ क्या, इजंट इट। अरे भाई आपने पढ़ा होगा ना, आपने पढ़ी थी काइनेटिक्स के अंदर फ्री रेडिकल रिएक्शंस, इजंट इट। और तो क्या है हमारे पास, एक हमारे पास क्या होता है पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म। देखो फ्री रेडिकल में एक तो आपका क्या हो गया पोलर मैकेनिज्म, या आयनिक मैकेनिज्म, यानी कि हेटेरोलिसिस मैकेनिज्म। ये क्या हो आपका बताओ, होमोलिसिस मैकेनिज्म या भाई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दोनों हमको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गए हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे हुई भाई, बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद भाई दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास गए हैं कि दोनों भाई मतलब एक के पास मतलब अलग अलग गए हैं। लेकिन एक हमारे पास क्या होता है पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म। क्या होता है ये मैं आपको बताऊं भाई, इसमें यही नहीं पता होता कि इलेक्ट्रॉन्स भाई पहले कहाँ पर गए हैं। ये क्या होता है हमारा कंसर्टेड मैकेनिज्म। क्या होता है, उनको हम अलग ही शो कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ पर चले गए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अभी जो मैकेनिज्म थे उनमें क्या होता है बॉन्ड ब्रेकिंग पहले हो रही ना, यहाँ पर क्या हो रही बॉन्ड ब्रेकिंग, और उसके बाद क्या होता है बॉन्ड मेकिंग, इजंट इट। लेकिन इसमें तो क्या होता है भाई, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड
मेकिंग क्या होती है, बिल्कुल साइमल्टेनियसली। इसको क्या बोलते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म। भाई ये क्या होता है बताओ, तुम क्या बोलेंगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं, कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंसर्टेड साइक्लिक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला है, ओके, तो भाई उसी टाइम पे ये यहां पर जा रहा है, ये यहां पर और ये यहां पर, तो क्या मिल गया हमको, हमको ये मिल गया भाई, नहीं आपको, तो यहां पर भाई ये पता नहीं है कि होमोलिसिस हुआ कि, बोलो भाई, हेट्रोलिसिस हुआ है, समझे बात। तो आप इनको, तो जिनको भी आप क्या लेबल ना कर सको, ध्यान रखियो, तो जिस भी रिएक्शन को आप क्या लेबल ना कर सको, होमोलिसिस की हेट्रोलिसिस, तो मतलब कोई वो बताओ वो मैकेनिज्म किस कैटेगरी में जाएगा, पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म के अंदर, इजंट इट। अरे बोलो, अब बताओ, जो यहाँ पर एक और भी है, अरे आपकी जो भाई क्या होती है, डायलैंडर रिएक्शन, इजंट इट, बताओ। तो ये यहां पर चला गया, ये यहां पर, और ये यहां पर आ गया भाई। हालांकि इसको समझाने के लिए नहीं है, इसको समझाने के लिए कई बारी हम ऐसे होमोलिसिस इसका भी शो कर देते हैं। अरे बोलो भाई, गलत तो ये भी है, नहीं मतलब आपको पहले पढ़ रही, लेकिन इसको अरे समझाने के लिए इसको मतलब हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ बोर्ड था ना, तो समझाने के लिए इसको ऐसे बोल देते, लिख लेते हैं, लेकिन ये ऐसा होता नहीं भाई। और तो आपको पहले पढ़ रही है, क्योंकि समझने फिर आसान होता है, isn't it? isn't it? अरे बोलो भाई, ठीक है, तो उसको बताओ क्या बोलते हैं, पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म, ओके। अब बताओ क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है, ओके। बताओ भाई, एक हमारे पास बताओ क्या है। अब देखो भाई, जो मैकेनिज्म है ना, इनके आधार पे आप रिएक्शंस को बांट सकते हो। अब ये मैकेनिज्म क्या मेनली हमारे पास 3 टाइप के हैं, लेकिन इसके आधार पे आप भाई अब रिएक्शंस को बांट सकते हो। अब मैकेनिज्म के आधार पे आप डिफरेंट रिएक्शंस को बांट सकते हो। एक हमारे पास क्या होते हैं बताओ, तो मेनली मैं आपको बताऊँ, आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो मेनली। इसके अलावा और भी कैटेगरी होती हैं, लेकिन मेन कैटेगरीज तो बताओ कितनी होती है आपके पास, 5 कैटेगरीज। कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा कैटेगरीज से बिलोंग कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ इसमें हमारे पास क्या होती है, सबसे पहली कैटेगरी बताओ हमारे पास कौन सी होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और उनको हम इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे, ठीक है ना बात। तो पहले हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनके अंदर बताओ क्या होता है, नहीं भाई कोई एक ग्रुप सबस्ट्रेट में किसी एक अटैच्ड ग्रुप को कोई दूसरा ग्रुप आके बाहर से उसको भी डिस्प्लेस कर देगा, तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं बताओ भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नहीं आपको, अरे बोलो भाई, जैसे आपने देखा भाई, बताओ जैसे हमारे पास बताओ क्या है, अरे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये बताओ क्या होते हैं हमारे पास, ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। और भाई इसकी मेनली हमारे पास क्या होती है, 3 कैटेगरीज। तो भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मेनली हमारे पास कितनी सब कैटेगरी होती हैं, 3 कैटेगरी। एक तो क्या होती है हमारे पास बताओ, एक तो होती हैं न्यूक्लियोफिलिक। अरे वो सारी किसमें आ गई, जहां पर एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को, यानी सबस्ट्रेट में से एक न्यूक्लियोफाइल निकल जाए क्या, और सबस्ट्रेट पे कॉन्टैक्ट कर दे, कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे, तो सबस्ट्रेट में मौजूद कोई न्यूक्लियोफाइल वहां से निकल जाए जो ऑलरेडी अटैच्ड है। इसे हम क्या बोलते हैं तो भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक हमारे पास क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक हमारे होती हैं रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इनके मैकेनिज्म होते हैं अलग अलग होते हैं। तो 3 क्या है हमारे पास सब कैटेगरी, कौन कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक और भाई रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बात। इस एग्जांपल देखो यहाँ पर एक दे रखा है, एक इस रिएक्शन का एग्जांपल दे रखा है, यहाँ बताओ क्या हमारे पास, ये OH आया है,
तो इस OH ने आके और Br नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया है, isn't it? एक हमारे पास तो क्या होती है, फिर क्या हमारे पास एडिशन रिएक्शन क्या होती है, हुई एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। अब बताओ भाई एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, बताओ इनमें क्या होगा, इनमें भाई सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट आके ऐड हो जाएगा, सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों क्या बनेंगे भाई, एक सिंगल एंटिटी। समझ के बात, इसे मतलब क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। ओके, ये सब एग्जांपल देखो भाई, बताओ यहां पर जैसे भाई ये साइनाइड है, अब बताओ क्या हुआ यहां से, अरे भाई डबल बॉन्ड है, ये यहां से यहां पर चला गया, तो यहां पर क्या जाएगा 1 नेगेटिव, डबल बॉन्ड यहां से यहां पर गया, तो इस पे क्या है नेगेटिव, इस पे क्या गया पॉजिटिव आ गया, तो इस पॉजिटिव पे रिएजेंट अटैक कर दिया साइनाइड में, तो साइनाइड यहाँ पर क्या बाइंड नहीं कर गया क्या, अरे बोलो भाई, तो पहले हमको ये मिल गया, तो ये हमारे पास क्या भाई बताओ, ये हमारे पास क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्या है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऐड हो गया। अब ये OH नेगेटिव है, अब इसमें तो कॉन्टैक्ट कर देगा, ये OH नेगेटिव मतलब किसको बाइंड कर लेगा, एक प्रोटॉन को, फिर क्या बन जाएगा हमारे पास ये OH, इसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल इसका ये नहीं है क्या आपको, अरे बोलो भाई। अब मैं आपको बताऊं ये एडिशन रिएक्शंस टोटल 4 टाइप की होती हैं, क्या टोटल 4 टाइप की, बताओ कौन कौन सी, एक हमारे पास तो क्या होती हैं, बोलो भाई न्यूक्लियर एडिशन रिएक्शन कौन कौन सी होगी, एक तो क्या होगी, इन सब के चैप्टर हैं 3 चैप्टर आपके इनके होंगे सब भाई, अरे अगर मैं क्या बनाता, अगर हम सिर्फ एक क्या बनाते चैप्टर भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो बहुत लेंथी होता भाई वो, नहीं है आपको, अरे बोलो। तो एडिशन रिएक्शन क्या हमारे पास 4 टाइप की मेनली, एक तो कौन सी बताओ भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक क्या है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक हमारे पास क्या है बोलो भाई रेडिकल एडिशन, क्या है रेडिकल एडिशन, और एक हमारे पास बताओ क्या होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, क्या साइक्लो एडिशन रिएक्शंस, बताओ आपको पहले पड़ी। अब इनके भाई जो नहीं है, जो इनके असली मैकेनिज्म अलग होंगे भाई, लेकिन प्राइमरीली उनको हम क्या बांट सकते हैं, आपको होगे इसका मैकेनिज्म अलग होता है भाई, है ना, इनके होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के होते हैं अलग मैकेनिज्म होते हैं, उन मैकेनिज्म को आप मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। जैसे हमारे पास क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, आपको साफ दिख रहा है, आप एक बारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखियो, ये बॉन्ड ये पोलर मैकेनिज्म नहीं हो रहा क्या, कि ये पोलर मैकेनिज्म से नहीं हो रहा क्या, ये डबल बॉन्ड में क्या हुआ है हेट्रोलिसिस, दोनों वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा गए O के पास, तो O नेगेटिव C पॉजिटिव, कैसे हो बताइए भाई, अरे बोलो कैसे हुआ ये बॉन्ड हेट्रोलिसिस मैकेनिज्म के जरिए, इजंट इट। तो मैं आपको बताऊं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये दोनों रिएक्शन किस तरह के मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं, प्राइमरली पोलर मैकेनिज्म, कौन सा, तो ये तो किससे होती हैं पोलर मैकेनिज्म से होती हैं, ठीक है बात। रेडिकल एडिशन किससे होता है, रेडिकल एडिशन बोलो भाई नॉन पोलर मैकेनिज्म से होता है, यानी कि बॉन्ड होमोलिसिस या क्या था भाई, अरे भाई बॉन्ड होमोलिसिस मैकेनिज्म नॉन पोलर वाला मदीना वाले, अरे बोलो भाई, है ना पुराना केमिस्ट मोखरा वाले मदीना वाले थे ना, तो भाई गांव का नाम लिखा होता है, तो बताओ भाई तो रेडिकल एडिशन कौन सा, अरे बॉन्ड होमोलिसिस के जरिए, इजंट इट। अरे पता हरियाणा में भाई गाँव के नाम इकट्ठे होते हैं ना, सारा मंड उठी है ना, मोखरा मदीना, या फिर क्या होता है ऐसे नाम होते हैं ना भाई, और क्या होता है दुबुर माजरा, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो भाई तो रेडिकल एडिशन क्या बताओ नॉन पोलर से, और बचा कौन सा साइक्लो एडिशन, एक और एडिशन रिएक्शन होती है साइक्लो एडिशन, ये किस होती है पेरिसाइक्लिक से, बात आपको पहले पड़ी, तो ये किस मैकेनिज्म से होती हैं पेरिसाइक्लिक से, ये किससे होती है प्राइमरीली होमोलिसिस मैकेनिज्म से, नॉन पोलर से भाई पोलर मैकेनिज्म से, आगे आपको ये, अरे बोलो फिर बताओ क्या होती है हमारे पास भाई एलिमिनेशन, तो यहाँ पर इनके हमने हर एक के अलग अलग चैप्टर बना रखे हैं, तो 3 चैप्टर तो ये आपके ये होंगे, और 4 चैप्टर क्या होंगे भाई
इतने लेंथी होते हैं। इवन एमएससी में तो क्या होता है, हाँ मैंने तो फिर भी एक बना रखा चैप्टर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। एमएससी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के 2 चैप्टर होते हैं, पता होगा ना आपको भाई। अरे भाई एक तो क्या होता है एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एक एरोमेटिक, समझिए भाई इतना लेंथी चैप्टर होता है ये। आप खुद सोचो भाई कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक चैप्टर बनाना मुश्किल है, क्योंकि एमएससी में सब टाइप से नहीं, सब टाइप की भी सब टाइप से क्या बना होता है चैप्टर, इजंट इट। लेकिन भाई एलिमिनेशन, अब तीसरी क्या बताओ भाई, एलिमिनेशन यहाँ बताओ क्या हुआ यहाँ पर। अरे भाई यहाँ पर कुछ अरे भाई 1 या 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे यहाँ से निकल जाएंगे, बताओ यहाँ पर क्या भाई। अरे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल निकल, ये क्या होते हैं हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शंस, और उनको क्या बोलते हैं E1 और E2। अरे बोलो भाई यहाँ पर क्या होंगे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स तो क्या हो जाएंगे भाई यहाँ से निकल जाएंगे, ओके, या तो एक स्टेप में या 2 स्टेप पाथवे में, तो इन्हें क्या बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक तो होती है E1, ये क्या होती है हमारे पास 2 टाइप की होती है भाई E1 और E2, इसकी और भी टाइप होती है भाई E1 से B वगैरह, समझे बात। लेकिन इसकी मेन 2 टाइप होती है E1 और E2, E1 से B भी होती है, ठीक है बात। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, हमारा क्या हो गया, लेकिन एलिमिनेशन इतना भाई लेंथी चैप्टर था, इसको मैंने क्या बनाया एक सिंगल चैप्टर के अंदर, ठीक है बात, ओके। और ध्यान रखियो भाई ये जो E1 E2 होते हैं ना, ये इनके ऑर्डर की बात होती है, क्या, अरे बोलो भाई इनकी काइनेटिक्स की बात है ना कि स्टेप्स की, क्योंकि E1 रिएक्शन क्या होती है 2 स्टेप में, E2 क्या होती है 1 स्टेप में, ओके। 1 स्टेप पाथवे क्या होता है E2 और 2 स्टेप पाथवे तो क्या होता है E1, ओके। एक बताओ उसकी होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। अरे भाई एक हमारे पास वो क्या होती हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है। इसमें क्या होता है बोलो भाई, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, इसमें कोई हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो खुद को क्या कर लेता है रीअरेंज, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट क्या होती हैं भाई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है ना, वो अपनी स्ट्रक्चर को क्या कर लेता है रीअरेंज। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बोलो भाई ये क्या हमारे पास साइक्लोब्यूटाडाइन, तो ये यहाँ पर आ जाए और ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाए, तो क्या बन जाएगा हमारे पास ये, और बोलो भाई ये बन जाएगा, नहीं है क्या आपको, बोलो क्या है ये, क्या हमारे पास ये भाई, ये पाई बॉन्ड क्या बन गया सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड क्या बन गया यहाँ पर अपनी जगह बदल ली, तो ये क्या उसका एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आपके पास सिस ब्यूटाडाइन से बताओ क्या बन गया साइक्लोब्यूटीन, इजंट इट। तो क्या है, और ये पता है तो रीअरेंजमेंट क्या होते हैं कई कैटेगरीज में पढ़ते हैं, बॉन्ड होमोलिसिस, बॉन्ड हेटेरोलिसिस या पेरिसाइक्लिक। ये वाला जो मैंने लिखा स्पेशली भाई, ये बताओ किससे पढ़ता है बोलो भाई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रीअरेंजमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल सिमिलरली हमारे पास ये भी है, बोलो भाई ये, अरे ये हमारे पास क्या है, ये आपका क्या हो गया भाई कोप रीअरेंजमेंट। ये आपके पास बताओ क्या आ गया कोप, मान लिया आपके पास कुछ ऐसी स्पीशीज है, आपके पास में कुछ ऐसी स्पीशीज है, इजंट इट। तो यहाँ बताओ क्या होगा, तो अगर मान लीजिए ये बॉन्ड हम यहाँ से तोड़ दें और ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ दें, इसका मैकेनिज्म का तो आपको तो आगे आपको भाई आगे पढ़ाया जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या बन जाएगा बताओ भाई, ये बॉन्ड यहाँ से तो खुल जाएगा अब, है ना, ये बॉन्ड यहाँ से तो खुल जाएगा और यहाँ पर तो क्या जाएगा हमारे पास, अरे बोलो भाई A एंड B, नहीं आएगा आपको ये, तो क्या हमारे पास यहाँ पर इसको ये कौन सी एक नेम रिएक्शन है कोप रीअरेंजमेंट। ये मत कहिए सारे पढ़ने बाद कि नेम रिएक्शन नहीं पढ़ाई, क्योंकि हम क्या पढ़ेंगे, अरे ये डिफरेंट टाइप, उन्हें अपने आप कहेंगे बाद में नेम रिएक्शन। मान लिया आपने क्या पढ़ लिया, मान लिया आपने भाई सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट का ना, आपने सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट नाम का चैप्टर पढ़ लिया, उसके लास्ट में क्या होंगे इसकी सारी नेम रिएक्शंस, नहीं आपको आया तो आपकी नेम रिएक्शन भी होगी, आपके फंक्शन ग्रुप भी होंगे, बोलो भाई
रिएजेंट भी हो गए, इजंट इट। मैकेनिज्म के तौर पर बांटना भाई सबसे क्या रहेगा, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, बीएससी में होता नहीं इसमें, इसके बेस पे बीएससी में आपका भाई क्लासिफिकेशन तो अच्छा नहीं है, एमएससी में क्लासिफिकेशन आपका है ना। एमएससी में क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस का मेनली मैकेनिज्म के तौर पे है, बीएससी में नहीं था वो, होता ना ऐसा। बताओ भाई, तो क्या आपका कोप रीअरेंजमेंट, ये भाई ये भी क्या एक तरह का पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म ये। ठीक है, एक बताओ बस क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। एक हमारे पास क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। जनरली रेडॉक्स रिएक्शन किनको बोलते हो, बताओ। ऑक्सीडेशन बढ़े या घटे उसको बोलते हैं ना भाई। अरे बोलो भाई, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि NaCl, ने क्या बना लिया Na1+ और Cl ने क्या बना लिया, तो हम क्या बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, बढ़ गया। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऐसा क्या हुआ है, रिडक्शन। हम ऐसे ही बोलते हैं भाई, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी बात है, कोई वो बात नहीं भाई। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इन्वॉल्व कौन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आप एक बारी इनका ऑक्सीडेशन नंबर रिकॉल करें, सॉरी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई थिंक होती है 2.5, आई थिंक कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है 2.5 होती है, हाइड्रोजन की होती है 2.2 होती है, जहाँ तक मुझे याद है भाई 2.2 के आसपास होती है इसकी। ठीक है, और O की तो भाई कार्बन से क्या होगी, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, और O की तो भाई पक्का क्या होगी, इससे ज़्यादा ही होगी, है ना। फिर बोलो भाई, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, हम अटैच्ड स्पीशीज को क्या कंसिडर करते हैं, प्लस या माइनस, डिपेंडिंग अपॉन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं आपको आया, तो कार्बन से क्या अटैच्ड होगा, O, तो O आपने क्या कंसिडर करना होता है, 2 नेगेटिव। भाई O आपने क्या कंसिडर करना होता है, 2 नेगेटिव आपने कंसिडर करना होता है तो, और H आपने क्या भाई 1 पॉजिटिव, क्या 1 पॉजिटिव। नहीं आपको आया, तो सिंपल सी बात है, वो तो पॉजिटिव वाले तो क्या करते हैं, बताओ भाई। अरे पॉजिटिव वाले तो क्या करेंगे, क्या भाई ये क्या करवाएंगे, रिडक्शन। अरे भाई इसको आपने क्या मान लिया, अगर आपने क्या ऐड कर दिया बताइए होगी हाइड्रोजन, अगर आपने क्या ऐड कर दिए, हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो क्या बढ़ेगा, पॉजिटिव। और भाई और पॉजिटिव सट जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। अगर आपने पॉजिटिव ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, अरे बोलो भाई, चलो एक काम करो भाई, देखो सिंपल टर्म्स में ये समझ लो कि यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर तुम क्या मानते हो मेनली ऑक्सीडेशन नंबर से, यहाँ पर तो क्या होता है मेनली हमारे पास, बताओ। अगर मान लिया आप क्या ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन, अगर आप क्या ऐड कर रहे हो भाई हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अगर आप भाई यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन, तो उसको क्या बोले हम, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मेन आइडिया क्या होता है, अगर आपने क्या ऐड की है हाइड्रोजन, तुम क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन। और आपने O निकाली तो भी क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन। कंपाउंड में क्या ऐड करना, हाइड्रोजन ऐड करना या O निकालना, दोनों ही क्या है, रिडक्शन। या O ऐड करना, क्या O ऐड करना, या क्योंकि अगर आपने O ऐड कर दी, अगर आपने O ऐड की है तो O क्या होता, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन एक तरह से भाई एक तरह से नेगेटिव इसके ऊपर आएगा। अगर मैं ये कहूं कि आपने C से आपने O जोड़ दिया, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, आपने भाई C से आपने क्या जोड़ दिया, O जोड़ दिया, ठीक है बात। तो ये O क्या होगा, नेगेटिव। ये भाई क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती होगी, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी। तो इस पर क्या आएगा बताओ भाई, नेगेटिव हाइपोथेटिकली, तो इस पर क्या आएगा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। तो कार्बन क्या और एक तरह से भाई
ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कार्बन एक तरह से क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इजंट इट? अरे बोलो भाई, तुम क्या कार्बन क्या हो रहा है एक तरह से, ऑक्सीडाइज। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए जितना ओ बढ़ेगा उतना ज़्यादा तो क्या होगा, जितना ओ बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा ये, ऑक्सीडाइज। और जितना क्या होगा, क्योंकि ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज़्यादा, किससे भाई, कार्बन से, तो क्या भाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई, तो कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, हाइपोथेटिकली। समझे बात? अरे बोलो भाई। और अगर मान लिया आपने एच जोड़ दिया तो क्या होगा, पता क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन, अरे भाई सिंपल सी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी ज़्यादा, वो क्या करेगा इसको, ऑक्सीडाइज, और कम वाला क्या करेगा, रिड्यूस। तो H क्या करेगा इसको, रिड्यूस, और O क्या करेगा इसको भाई, ऑक्सीडाइज। तो अगर आपने O ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और आपने H ऐड किया तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, रिडक्शन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल आप यहीं पर देखो भाई, आप यही बताओ हमारे पास, तो ये बस क्या भाई, बेंजीन ये, अरे बोलो भाई, आपने बताओ इसका क्या, आपने बताओ क्या इसमें क्या ऐड कर दी, हाइड्रोजन। भाई आपने एक डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या कर दिया, हटा दिया ना, आपने यहाँ पर क्या ऐड कर दी भाई, हाइड्रोजन। तो क्या है हमारे पास ये मतलब क्या भाई, बर्च रिडक्शन। क्या हमारे पास ये, बर्च रिडक्शन, क्योंकि आपने क्या ऐड की है, हाइड्रोजन। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है क्या? अरे बोलो भाई। तो ये बताओ क्या थे हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक। तो हमने क्या कर रखा भाई, साइलेंस, हमने क्या कर रखा भाई, हमने कार्बन, सॉरी हमने भाई नहीं, जो ये रेडॉक्स रिएक्शन है ये इतना लेंथ ही नहीं है, समझ गए बात। तो इसको हमने कहाँ बांट रखा बताओ भाई, इसका एक सिंगल चैप्टर होगा आपका, ओके। और जो आपका क्या भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन, उसका भी क्या होगा, एक सिंगल चैप्टर। लेकिन जो हमारे पास क्या है, रीअरेंजमेंट्स, क्या उनके हमारे पास क्या है, उसके उनके हमारे पास क्या सब चैप्टर, क्यों भाई, उनके सब टाइप्स में क्या बना रखे, सब चैप्टर्स भाई। फॉर एग्जांपल आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या थी, 3 टाइप की मेनली, और एडिशन रिएक्शन 4 टाइप की। रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपकी कौन कौन सी बताओ भाई, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट्स, बोलो भाई, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रीअरेंजमेंट्स, 1-2 रीअरेंजमेंट्स, मेटाथेसिस रिएक्शंस, नहीं होता आपको पहले पढ़ी। तो उनके हमने सब टाइप से क्या बना रखे, चैप्टर्स। आ गया आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।